तो प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, फाइनली जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। कई बच्चों कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 7 का विषय कौन सा। प्यारे छात्रों, तो विषय विज्ञान का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 7 यानी कक्षा 7वीं का विषय कौन सा प्यारे छात्रों, विषय विज्ञान यानी साइंस का पेपर लेके आ चुके हैं। ऊपर लिखा है प्यारे छात्रों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, जो कि भोपाल द्वारा जारी किया जाता है जो आपका पेपर प्यारे छात्रों। तो 10 बजे रात आपका जो पेपर है पहले वो वायरल हो चुका है, हमें पेपर प्राप्त हो चुका है। तो आपको हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेपर के साथ साथ संपूर्ण उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका पूर्णांक आप इसमें जो दिया है तो 60 अंक का दिया है, और समय यानी टाइम आपका जो है प्यारे छात्रों तो 2.5 घंटे का आपका इसमें समय दिया है। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने वार्षिक पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर मिलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है कि निर्देश में कहता क्या। निर्देश पढ़ने के तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि आप उसमें से पूरा का पूरा नंबर पा सके। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है प्यारे छात्रों की सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो सही बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। तो प्यारे छात्रों, इसमें निर्देश क्या दिया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक, 1 अंक निर्धारित है। तो आपका ये निर्देश हो गया। तो पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा कि ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां बड़े आकार में बदल जाती है, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां बड़े आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। ए में है बेल का पौधा, बी में है जंगली पौधा, और सी में है झाड़ी युक्त पौधा, और डी में तो इस आपका प्यारे छात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। ए में है रदनक, बी में है चर्वणक, और सी में है कृतक, इसके एवं डी में है अग्र चर्वणक। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यानी ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे क्या पूछा कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त का क्या करती, अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपसे इसमें कथन पूछा है प्यारे छात्रों। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है कि यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। दूसरे में क्या पूछा है, ऑप्शन बी में पूछा यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, विकल्प ए तथा बी दोनों सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन सी आप डी आप देख लीजिए। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह क्या होगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपका जो 8 मार्च का पेपर होने वाला है तो ए टू जेड ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों की ऐसी गति को निश्चित समय अंतराल के पश्चात जो कि अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी होगा, आवर्ती गति। सरल रेखीय गति नहीं होगा, घूर्णन गति नहीं होगा और आसमान गति नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आवर्ती गति हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, कपड़े धोने का सोडा और DDT पाउडर, इसके बाद पाउडर हो गया, इसके बाद क्लोरीन हो गया, इसके बाद ऑप्शन डी में क्या है, फिनाइल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है रिक्त स्थान, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपका जितने क्वेश्चन दिए हैं प्यारे छात्रों रिक्त स्थान है। चलिए फटाफट मैं आपको रिक्त स्थान बता देता हूँ। तो फटाफट सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या बोला है प्यारे छात्रों की भोजन के घटक यानी बायो हाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन तथा तथा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पहले का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा जल। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा कि सिद्धांत की आंतरिक भित्ति और अंगुली के समान अनेक प्रबंध होते हैं जो कहलाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का यानी क्वेश्चन नंबर 7 में का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली, सॉरी
बिल्ली राइट आंसर हो जाएगा, बिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा कि बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्मामीटर। क्या हो जाएगा, थर्मामीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा कि हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में, इसके यानी लाल रक्त कणिकाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की कहते हैं। तो उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चाल। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि आपको दोबारा रिपीट करने में आसानी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आपका जो क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपका प्रत्येक प्रश्न इसमें आपका कितने अंक, 2 अंक निर्धारित हैं। यदि आप इनका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में सही लिखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या पूछा है, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा कि अमाशय की संरचना कैसी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 में क्या पूछा, यानी 14 में क्या पूछा है, गर्मी के दिनों में पसीना निकलने पर कपड़े पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, क्यों, आपको कारण पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा कि पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा प्यारे छात्रों कि ह्यूमस किसे कहते हैं, ह्यूमस किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा है। तो प्यारे छात्रों, पहले फटाफट मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसके बाद इनका सैल्यूशन यानी उत्तर आगे आपको वीडियो के आगे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक आपका जितना क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए फटाफट हम लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे सबसे पहले आपको क्या करना है, निर्देश में आपका इसमें क्या दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित हैं, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 3 अंक निर्धारित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अति आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। आपको इसमें क्यों प्रतीत होता है, आपको इसमें कारण लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है कि कारखानों को अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 दे लीजिए, यानी परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकारों के नाम लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि रैखिक गति और वृत्ति गति को उदाहरण सहित आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, यानी पेड़ों का महत्व लिखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा कि अपांक क्या है, शुद्ध अपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक है। और प्यारे छात्रों, इसका जो उत्तर है आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना है, जो कि 5 अंक का आपका क्वेश्चन है। चलिए फटाफट मैं आपको इन क्वेश्चनों का आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा, सहजीवी में संबंध किसे कहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जब 2 अलग अलग जीव एक दूसरे का समर्थन करके अपना जीवन जारी रखते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं प्यारे छात्र, उदाहरण में हो जाएगा आपका लाइकेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा था कि अमाशय की संरचना कैसी होती है। तो अमाशय का आकार कैसे होती है प्यारे छात्रों, तो अमाशय का आकार हमारा थैली नुमा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है, क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH का स्त्राव करता है। क्षारकों का pH मान कितना होता है प्यारे छात्रों, 7 से अधिक होता है। इसके बाद इसका उदाहरण आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH आपका इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा था कि गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़े पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए प्यारे छात्रों फटाफट, यानी गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़े पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। सोडियम क्लोराइड जब वाष्पित होते हैं तो कपड़े पर जमा हो जाते हैं और सफ़ेद क्या हो जाते हैं, सफ़ेद जल वाष्पित होते हैं तो वे कपड़े पर जम जाते हैं और सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। तो आपका ये हो गया राइट आंसर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा था, पादपों में जनन के प्रकारों के आपको नाम लिखना था। तो पादपों में जनन के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे छात्रों, ऑप्शन 1 में हो जाएगा अलैंगिक जनन, और दूसरे में हो जाएगा लैंगिक जनन, तीसरे में हो जाएगा विखंडन जनन। तो आपको जो पादपों के जनन है ये आपके उनके प्रकार हो जाएंगे। तो फटाफट आप अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा कि ह्यूमस किसे कहते हैं। क्या पूछा प्यारे छात्रों कि ह्यूमस किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं ह्यूमस, मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमस जो होता है प्यारे छात्रों एक प्रकार का क्या होता है, जैविक पदार्थ होता है जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को अपघटन से बनता है। यह एक गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ होता है जो मिट्टी में उपस्थित होता है और मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। उसे अपन क्या कह सकते हैं प्यारे छात्रों, उसे ह्यूमस कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा था कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक होता है, क्यों। आपसे कारण पूछा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक है, क्योंकि हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं यानी वस्त्र होते हैं सूर्य की किरण जो होता है प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे शरीर को कम गर्मी लगती है। इसके बाद सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक है, क्योंकि गहरे रंग से वस्त्र सूर्य की किरणों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप अपनी नोट कापी में नोट करते जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा था कि कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रभावित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, यानी कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रभावित करने से पहले उदासीन किया जाता है, ताकि यानी ऑप्शन आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर आप लिख देंगे। अपशिष्ट में उपस्थित अम्ल या क्षार को निष्क्रिय किया जा सके, जिससे जलाशयों के जल सूत्र को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। इसके बाद दूसरे में आप क्या लिख देंगे प्यारे छात्रों की अपशिष्ट में उपस्थित आपका पदार्थों को हटाया जा सके, यानी जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उसे हटाया जा सके, जिससे जलाशयों के जल में विषाक्तता ना बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा था कि परागकण किसे कहते हैं। परागण के आपको क्या बताना है, प्रकार बताना था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि रैखिक गति और वृत्तीय गति। जो रैखिक गति होते हैं, वृत्तीय गति, दो प्रकार की गतियाँ जो वस्तुओं की गति को वर्णित करती है। रैखिक गति में वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। रैखिक गति में जो होता है तो वस्तु उसमें क्या करती है, एक सीधी रेखा में गति करती है। इसमें वस्तु की गति की दिशा जो होती है और गति की दर क्या रहती है प्यारे छात्रों, नियत रहती है। यानी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपका जो हो गया प्यारे छात्रों की परागकण जो होता है एक प्रकार का जैविक कण है। क्या होता है, परागकण जो होता है एक प्रकार का जैविक कण है जो पौधों के पुष्पों में उत्पन्न होता है। यह कण पौधों के जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह जो परागण होता है प्रक्रिया में शामिल होता है। इसके बाद परागण के जो आपके प्रकार होते हैं प्यारे छात्रों तो हो जाएंगे स्वपरागण हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा पर परागण हो जाएगा, तीसरे में मध्यस्थ परागण हो जाएगा और चौथे में क्या हो जाएगा, वायु परागण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आपको अपने नोट कापी में नोट करते जाना है और साथ ही साथ आपको रट के जाना है, क्योंकि 8 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है तो A to Z ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों की रैखिक गति और वृत्तीय गति को उदाहरण से समझाना है आपको। तो रैखिक गति क्या होता है प्यारे छात्रों, यानी रैखिक गति और वृत्तीय गति जो होता है इसमें दो गतिविधियाँ जो वस्तुओं की गति को वर्णित करती है। रैखिक गति जो होती है प्यारे छात्रों उसे किसे कहते हैं, यानी रैखिक गति में वस्तु क्या होता है एक सीधी रेखा में गति करती है। कहाँ करती है, एक सीधी रेखा में गति करती है। इसमें वस्तु की जो गति की दिशा होती है नियत दर क्या रहती है, गति की दर नियत रहती है। उदाहरण में आप बोल सकते हैं प्यारे छात्रों कि एक गाड़ी सड़क पर चलती हुई। इसके बाद वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो वृत्तीय गति प्यारे छात्रों हो जाएगा वृत्तीय गति में एक वृत्त यानी सर्कल, जो वृत्त मतलब हो अपन बोल सकते हैं सर्कल में गति करती है, जिसमें वस्तु की गति की दिशा और गति की दर नियत जो कि बल्कि यह वस्तु की केंद्रीय दिशा में क्या होती है, बदलती रहती है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वृत्तीय गति कह सकते हैं। तो उसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं कि एक चक्की का घूमना। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा था, पेड़ों के महत्व को लिखना है। पेड़ों के महत्व आपको लिखना है, तो उत्तर में हो जाएगा पेड़ों का महत्व अपन बोल सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख सकते हैं प्यारे छात्रों कि ऑप्शन 1 में यानी पॉइंट 1 में लिख सकते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन का स्त्राव होता है, दूसरे में लिख सकते हैं वायु प्रदूषण को कम करना, तीसरे में लिख सकते हैं जल चक्र को बनाए रखना, चौथे में लिख सकते हैं मिट्टी का क्षारण रोकना और पाँचवें में जैव विविधता को बढ़ावा देना। तो प्यारे छात्रों क्योंकि जो आपके क्वेश्चन है 5 अंक के क्वेश्चन है। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा था कि अपांक क्या है, शुष्क अपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है, आपसे ये पूछा है।
तो अपांग जो होता है प्यारे छात्रों एक प्रकार का जैविक पदार्थ है। क्या है? एक प्रकार का जैविक पदार्थ है जो पौधों की पत्तियों और तनों से निकलता है। यह एक चिपचिपा और गाढ़ा तरल होता है जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और रोगों से बचाता है। शुष्क अपांग का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है। कहाँ कहाँ होता है इसका? चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, कृषि में होता है, आहार पूरक होता है यानी, और कॉस्मेटिक्स में होता है। तो ये आपके इसका उपयोग होता है। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा था कि लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको क्या पूछा है कि लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी लोहे पे जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं। आपका ए और बी में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए फटाफट हम आपको उत्तर बता देते हैं और आप अपना नोट कापी में नोट करते जाइएगा। तो ऑप्शन ए में यानी ए में क्या पूछा था? लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण। तो लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण हो जाएगा प्यारे छात्रों यानी 4Fe यानी लोहा हो जाएगा, और 3 ऑक्सीजन हो जाएगा यानी O2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6H2O यानी पानी हो जाएगा। तो यानी मिलकर आपका क्या बन जाएगा प्यारे छात्रों यानी लोहे का ऑक्साइड यानी 4FeOH का होल क्यूब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आपसे क्या पूछा था कि लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। तो लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हो जाएंगे प्यारे छात्रों यानी लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित आवश्यक परिस्थितियां ऐसे आपको लिखना है, ताकि आपको विधिवत आपको लिखना है आपका अपने उत्तर पुस्तिका में। तो ऑप्शन यानी पॉइंट में एक में आप लिख देंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति, और पॉइंट 2 में आप क्या लिख देंगे? पानी की उपस्थिति। तो ये हो गया आपका उत्तर। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा था कि जाइलम क्या है, यह पौधों की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायक है। तो जाइलम जो होता है प्यारे छात्रों, जाइलम पौधों के यानी वस्कुलर यानी टिश्यू में से एक है। टिश्यू में से क्या होता है? एक होता है ना, जो पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाइलम के कार्य आपको लिख देना है प्यारे छात्रों। तो जाइलम के कार्य क्या होते हैं? पॉइंट ए में आप लिख देंगे पानी और खनिजों का परिवहन, पॉइंट 2 में लिख देंगे पौधों की वृद्धि और विकास, पॉइंट 3 में लिख देंगे पौधों की संरचना में सहायक। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 25 का ये रहा क्वेश्चन, और फटाफट आप उसका उत्तर में क्या पूछा था कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अर्थ है जबकि विद्युत धारा किसी चालक भी प्रभावित होता है तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा की दिशा और तीव्रता पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर प्यारे छात्रों यानी विद्युत धारा के चुंबकीय जो प्रभाव होता है उपयोग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आपको डायग्राम बनाना है तो आप डायग्राम बना लीजिएगा प्यारे छात्रों। ये मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये रहा इसका डायग्राम। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा था कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में आपको कोई 3 अंतर लिखना था। क्या अंतर लिखना है प्यारे छात्रों? जो कि आपका 5 अंक का क्वेश्चन है। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में आपका अंतर बता देता हूँ कि प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो होता है, और जबकि आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और प्रतिबिंब की दिशा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की दिशा के विपरीत होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की दिशा में होता है। इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति जो होता है यानी वास्तविक प्रतिबिंब एक वास्तविक वस्तु की तरह प्रतीत होता है, जबकि आभासी जो प्रतिबिंब होता है प्यारे छात्रों एक आभासी वस्तु की तरह प्रतीत होता है जो वास्तव में नहीं होता है। तो ये हो गया इसका उत्तर। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा तो प्यारे छात्रों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।